Morning students, the topic for today class is current and we will start with a new chapter that is on current electricity. अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत ही यूजफुल एनर्जी की फॉर्म है हमारे यहाँ। पूरा जो जिंदगी है हमारी वो इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट पे चलती है। फॉर एग्जांपल अगर गर्मी लग रही है तो बटन दबाया, फैन चालू। जो फैन है वो काम कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट है, पास हो रहा है। अगर घर में पानी नहीं है तो बटन दबाया, मोटर चल गई। मोटर जो होगी वो जमीन से अंडरग्राउंड पानी को, वाटर को लिफ्ट करेगी, तो वो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है। बिना बिजली के मोटर है वो किसी काम की नहीं। कपड़े धोने हैं तो वॉशिंग मशीन है, उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर बोर हो रहे हो, मन नहीं लग रहा, एंटरटेनमेंट करना है, तो उसके लिए मोबाइल फ़ोन में रेडियो ऑन कर दिया या मोबाइल फ़ोन में गाने चला दिए, तो अगेन फ़ोन जो है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ठीक है, कहीं जाना है तो आजकल तो जो कार्स हैं, जो स्कूटी हैं, बाइक्स हैं, वो भी इलेक्ट्रिक आ रही हैं, जिनको हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चार्ज कर सकते हैं और फिर वो काफ़ी लंबी दूरी तक चली जाती है। ट्रेन्स हैं आज के टाइम में, वो भी इलेक्ट्रिक हो रही हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ में तो जो ट्रेन्स हैं वो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक है। इंडिया में भी जो ट्रेन्स हैं वो धीरे धीरे करके बहुत सारी ट्रेन्स हैं अब वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं। जो मेट्रो है हमारी दिल्ली मेट्रो, वो तो चलती ही इलेक्ट्रिसिटी से। तो पूरी की पूरी जो सिविलाइजेशन है और जो पूरा का पूरा हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, और अभी जब लॉकडाउन लग गया तो उसके बाद से जो कम्युनिकेशन है, जो पढ़ाई है, वो सारी की सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो गई। तो ये ऑनलाइन में भी व्हाट्सएप हो गया, वाईफाई हो गया, इंटरनेट हो गया या ईमेल्स हो गए, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, उन सब के लिए ही इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़रूरी है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो ये जो सारा का सारा ऑनलाइन क्लासेस है, ई लर्निंग है, वो सारी की सारी बंद पड़ जाए। तो अब देखोगे कि ट्रांसपोर्टेशन हो चाहे कम्युनिकेशन हो, दोनों ही में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका बहुत ही फंडामेंटल रोल है। और खाली ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन में नहीं, उसके अलावा भी अगर हम देखें तो हमारी ज़िंदगी में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका बहुत बड़ा रोल है। फॉर एग्जाम्पल हम आवाज़ों को सुन पाते हैं, तो वो जो सुन पाते हैं इसलिए क्योंकि जो आवाज़ है जब कानों में जाती है वो दिमाग तक जो पहुंचती है वो साउंड सिग्नल ना होकर बल्कि इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है। हम देख पाते हैं चीज़ों को बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि जो लाइट सिग्नल जो है जो रेटिना पे पड़ेगा, जो इमेज बनेगी, वो इमेज जो ब्रेन तक ऑप्टिक नर्व पहुंचाएगी, तो वो जो इंफॉर्मेशन होगी वो करंट की फॉर्म में जाएगी। इसी तरीके से अगर आपके हाथ पर कोई पिन मार दे या किसी गर्म चीज के ऊपर आप हाथ रख देते हो तो हम एकदम से हटा लेते हैं अपना हाथ। तो जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है पूरे शरीर के अंदर, वो उसमें नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन्स का बहुत बड़ा रोल है। और जितना भी नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन्स हैं, इन न्यूरॉन्स के अंदर करंट्स हैं वो फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को उठा पाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट किसी गर्म चीज से अपना हाथ हटा पाते हैं, और अगर किसी नुकीली चीज पे उंगली पड़ जाए तो हम एकदम से उसको हटा लेते हैं। तो जो दिमाग की वर्किंग है, जो बॉडी की वर्किंग है, जो हमारी बायोलॉजी है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और साथ ही बायोलॉजी में भी नहीं, ट्रीटमेंट करने के लिए भी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत आज के टाइम में यूज हो रही है। आप बोलोगे ट्रीटमेंट में तो हम मेडिसिन यूज करते हैं इलाज करने के लिए। जब कई बार किसी इंसान का हार्ट फेल हो जाता है, उसका दिल जो है वो धड़कना बंद कर देता है, काम करना बंद कर देता है, तो बहुत बार इलेक्ट्रिक शॉक देके ही उसको जिंदा किया जाता है। दिल के अंदर अगर कोई बीमारी है, हार्ट है वो ढंग से काम नहीं कर रहा, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उनको देखने के लिए भी जो डॉक्टर हैं वो ईसीजी करते हैं। तो ईसीजी भी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वहाँ पर भी हम इलेक्ट्रिक करंट्स जो है हार्ट के अंदर और जो पल्सेस जनरेट हो रही है उसको हम मेजर करते हैं। दिमाग की एक्टिविटी, दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं मैसेजेस भेज रहे हैं मसल्स में, मसल से मैसेज दिमाग में आ रहा है, इतनी सब कुछ एक्टिविटी है वो ब्रेन में चल रही है। तो उसके लिए भी अलग अलग टेक्निक है जिनकी मदद से हम ब्रेन के अंदर की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको मेजर कर सकते हैं। तो आज के टाइम में अगर आप देखोगे अपने आसपास तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी से बची हो। इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली जो है, करंट जो है वो हमारे हर तरफ है, हर सेकंड। जब हम सो भी रहे होते तब भी हमारा दिमाग काम कर रहा होता, तो तब भी आपकी बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो कर रहा है।
बस उसकी वैल्यू है वो बहुत कम है, वो उतनी नहीं है जितना कि स्विचेस में और जो हमारी वायर्स हैं घरों में उतना करंट नहीं होता, बट हाँ वो थोड़ा बहुत करंट होता है। ठीक है, तो जीने के लिए ज़रूरी है और सुनने के लिए, देखने के लिए, हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी, आप उससे बच ही नहीं सकते। इस वजह से ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। आज की क्लास में हम इसी करंट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, बट करंट के ऊपर डिस्कशन करने से पहले हम एक तरीके की क्लास ऑफ मटेरियल्स की बात करना चाहेंगे, कुछ खास मटेरियल्स की जिनमें से कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। तो आप अपने जो जूनियर क्लासेस है उसमें आपने पढ़ा होगा कि देयर आर सर्टेन क्लासेस ऑफ मटेरियल्स जो करंट को आसानी से फ्लो करवाते हैं। देयर आर सम क्लास ऑफ मटेरियल्स इन व्हिच इलेक्ट्रिसिटी flows very easily. Okay, those are called conductor. और जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती those are called insulator. So कंडक्टर का जो बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं वो क्या है? मेटल्स, लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, ये जो सारे मेटल्स हैं दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर में रबर हो गया, वुड हो गया और ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारे के सारे इंसुलेटर। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि ये जो मेटल्स हैं और ये जो इंसुलेटर्स हैं, हमें पता है मेटल्स जो होते हैं उनमें से करंट फ्लो कर जाता है, इंसुलेटर में से करंट फ्लो नहीं करता। पहला तो सवाल है कि जब हम बोलते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है, करंट है इस चीज के अंदर, उसका क्या मतलब? अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को एनालाइज करें, तो कोई ऑब्जेक्ट है वो किस चीज से बना है? फॉर एग्जांपल हम अगर कॉपर की बात करें, Cu इज अ केमिकल सिंबल ऑफ कॉपर, तो अगर हम कॉपर की बात करें, मैं लिख भी देता हूं, सॉलिड कॉपर जो है वो किस चीज से बना है, उसके अंदर क्या है? अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास की जितनी चीजें हैं, ना केवल कॉपर बल्कि सारी की सारी चीजें हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, जिनको हम क्या बोलते हैं? एटम्स। तो चाहे कॉपर हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे आयरन हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे प्रोटीन हो, कुछ भी हो, दुनिया में कोई सी भी आप चीज देखो, जब आप उसको बहुत छोटे लेवल पे देखो तो वो किनसे बनी होती है? एटम्स से। तो जो सॉलिड कॉपर है उसके अंदर भी कॉपर के एटम्स हैं, और वो कॉपर के एटम्स हैं, उन्हीं की वजह से वो पूरा का पूरा सॉलिड कॉपर है वो बना। हमारा क्वेश्चन क्या था कि जब हम बोलते हैं करंट है इस चीज के अंदर, किसी चीज के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, उसका मतलब क्या है? अब इस कॉपर के साथ बहुत ही अजीब चीज होती है जब सॉलिड कॉपर बनता है। अगर हम सिंपल कॉपर की बात करें तो अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको याद हो तो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो चक्कर लगाते हैं। तो ये शेल्स होते हैं, कुछ इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इन न्यूक्लियस शेल्स में न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर में हम देखते हैं कि यहाँ पर 29 प्रोटॉन्स हैं और 29 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये जो 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस न्यूक्लियस से, जिसके अंदर 29 प्रोटॉन्स हैं, बहुत ही स्ट्रांगली जुड़े हैं, कस के बंधे, अलग नहीं हो सकते। ये लगातार इसे सर्कल करेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन इससे फ्री नहीं हो पाएगा, बंधा हुआ। केवल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही नहीं, जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो भी इस न्यूक्लियस से बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ बंधे हुए। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? एक सिंगल कॉपर के एटम की। लेकिन
When we are talking about one block of copper, हम कॉपर की तार की बात करते हैं, कॉपर मेटल की बात करते हैं, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, उसमें तो लाखों करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन्स हैं। वहां पर तो बहुत सारे एटम्स होंगे। तो हम ये देखते हैं कि ये जो कॉपर के एटम्स हैं वो इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। जब सॉलिड कॉपर बनता है, सॉलिड मतलब सिंपल, अपना कॉपर का कोई पीस जो है, कॉपर के टुकड़े जो है, कॉपर की तार जो है, उसमें जो है एक एटम तो है कि बहुत सारे एटम्स हैं और वो एक खास पैटर्न में अरेंज हो गए। ठीक है, इसमें आप देख रहे हो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, ये पॉइंट्स क्या हैं? ये पॉइंट्स कॉपर के न्यूक्लियस है। ओके, और बाकी के 29 इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? तो 29 में से जो 28 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 28 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इस न्यूक्लियस के साथ ही जुड़े होंगे। आउट ऑफ 29 इलेक्ट्रॉन्स, 28 इलेक्ट्रॉन्स रिमेन अटैच्ड टू द न्यूक्लियस इवन इन सॉलिड कॉपर। लेकिन हर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री हो जाएगा, वो अब किसी के साथ जुड़ा नहीं रहेगा, वो पूरे सॉलिड कॉपर में कहीं पर भी आ जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ऐसे ई से हम इन इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहे हैं। ये जो ई है, ई का मतलब क्या है? ये वो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो हर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग हो गया। किसमें? सॉलिड कॉपर। अगर सिंगल कॉपर का एक एटम की हम बात करें तो उसमें 29 के 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो न्यूक्लियस से बहुत ही स्ट्रांगली टाइटली बाउंड है। लेकिन उस बहुत सारे जब सॉलिड एटम्स मिलके एक सॉलिड, बहुत सारे कॉपर के एटम्स मिलके जब सॉलिड कॉपर की फॉर्मेशन होती है, तो उसमें 29 में से 28 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कॉपर से बंधे हुए रहते हैं, उसके न्यूक्लियस से बंधे हुए रहते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाता है। अब आप जरा सोचो कि जो एक कॉपर की वायर है या जो सॉलिड कॉपर है उसके अंदर कितने एटम्स होते हैं? तो लगभग हम अगर बात करें तो अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब का कॉपर का ब्लॉक लें, 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब लेंथ भी 1 सेंटीमीटर, विड्थ भी 1 सेंटीमीटर, हाइट भी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का कॉपर का ब्लॉक लें और उसके अंदर हम देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो जो होगा वो लगभग 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेंटीमीटर। इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10 की पावर 22, बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर। 10 के आगे 22 जीरो लगा दो, इतने छोटे से कॉपर के टुकड़े में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, इमेजिन करना मुश्किल है। इसका मतलब ये जो कॉपर है इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री हैं, जो किसी भी एटम से, किसी भी न्यूक्लियस से बाउंड नहीं है, किसी भी न्यूक्लियस से बंधे हुए नहीं, ये अपनी मर्जी से कहीं पर भी आ जा सकते हैं, उनको कोई रोक टोक करने वाला कोई नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये अपनी मर्जी से घूमेंगे और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, इसका मतलब अगर ये कॉपर का ब्लॉक है, अगर ये कॉपर का ब्लॉक सब इमेजिन करें, तो ये जो न्यूक्लियस जो है, ये अपनी जगह पे जमे हुए रहेंगे, ये अपनी जगह से बंधे हुए रहेंगे, इनको अपनी जगह से कोई हिलाने वाला नहीं है। इसको हम इस तरीके से इमेजिन कर लेते हैं, ग्रिड सी बना लेते हैं। ये लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ कर दी है जिससे आपको याद रहे कि ये जो न्यूक्लियस है ये आपस में एक दूसरे से बहुत ही स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं। तो ये न्यूक्लियस है, अपनी जगह से हिल डुल नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा अपनी जगह पे वाइब्रेट कर सकते। ओके, तो ये जो न्यूक्लियस है ये अपनी जगह पे वाइब्रेट कर सकता है, ये जो न्यूक्लियस है अपनी जगह पे वाइब्रेट कर सकता है, ये जो
वाला न्यूक्लियस है, सोचे मैं यहां से जगह छोड़ के इधर चला जाऊं, इधर वाला न्यूक्लियस है वो सोचे इधर आ जाऊंगा, इधर वाला न्यूक्लियस है वो इधर आ जाऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो हर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया था, ये ऐसा कर सकते हैं, ये इस कॉपर में कहीं पर भी घूम सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन होगा, सपोज ये यहां पर जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये कहीं पर भी जा सकता है, ये कहीं पर भी जा सकता है, ये कहीं पर भी जा सकता है, कहीं पर भी जा सकता है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन से कोई भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। अब अगर हम नॉर्मल कॉपर का कोई पीस लेते हैं, तो उस कॉपर के पीस में हम देखते हैं, जैसे आपको ही कॉपर का टुकड़ा उठा, तो उसके अंदर पहली तो बात है बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसे चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो उसके अंदर बहुत सारा फ्री नेगेटिव चार्ज है कॉपर के अंदर, कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। इसके साथ ही साथ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, बट जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपनी जगह पे बंधा हुआ है, न्यूक्लियस है वो अपनी जगह से हिल हो रही है। तो अब हम अगर कोई कॉपर का पीस लें, लेट्स से कोई कॉपर की वायर ली, सिंपल एक कॉपर की तार है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो है डॉट डॉट में बना रहा हूं, ये खाली फ्री इलेक्ट्रॉन्स का है, इसके अंदर लाखों करोड़ों अरबों फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये अपनी जगह पे अलग अलग डायरेक्शंस में घूम भी रहे हैं। कोई इलेक्ट्रॉन है तो इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई 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 इधर जा रहा है, किसी की वेलोसिटी इधर है, किसी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, किसी की वेलोसिटी ऊपर है, इसकी नीचे की तरफ है, और भी ऑफ कोर्स बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन बहुत सारे बनाएंगे तो फिर सब में शेड्स आ गया, सबको नहीं दिखा सकते, तो हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिए। तो ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है कॉपर के अंदर, और ये सारे के सारे रैंडमली कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, ऐसे चले जाते हैं। हमेशा ये चार्जेस हैं मूव कर रहे हैं, ओके, लेकिन जो डायरेक्शन है मूवमेंट की वो बिल्कुल रैंडम है, कोई तो कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई सिस्टमैटिक मूवमेंट नहीं। ओके, मूवमेंट तो है, चार्जेस जो है मूव तो कर रहे हैं, लेकिन देयर इज नो सिस्टमैटिक मूवमेंट, कोई ऐसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है, कोई ऐसी खास डायरेक्शंस नहीं है जिसमें चार्जेस जो हो मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, देयर इज movement of charges but in random direction। ओके, अब बात करते हैं इसकी करंट की। करंट क्या है? अगेन अब एज्यूम करो कि वही हमारे पास सेम कॉपर की है, ओके, और ये यहां से भी आगे है वायर, आगे भी यहां पर भी है, ठीक है, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन है, और ये यहां पर भी क्रॉस सेक्शन है इसका, ये इसके अंदर भी ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन अगर हम यहां पर मान के चलते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी कहीं यहां पर है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो इसमें आप देखोगे इस वाली फिगर में, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स है जो फिर भी अपनी मर्जी से जा रहे हैं, कुछ कुछ कोई इधर जा रहा है, कुछ की डायरेक्शंस है रैंडम, लेकिन मोर और लेस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेसिकली इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। पूरा इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे, कुछ की इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में है, कोई इधर जा रहा है, कोई नीचे भी जा रहा है,
लेकिन लगभग आप देखोगे ऑन एन एवरेज जो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है वो इस डायरेक्शन में है। तो देयर इज अ मूवमेंट ऑफ चार्ज इन दिस डायरेक्शन। अब अगर हम इस वायर के क्रॉस बीच में कोई एरिया इमेजिन कर रहे हैं, मान लो ये मैंने एक एरिया इमेजिन कर लिया, सो मैं देखूंगा कि इस एरिया से लगातार कुछ चार्ज है वो फ्लो करेगा, कुछ चार्ज है मूव करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर चार्ज है। अगर मैं कुछ टाइम के लिए वेट करूं तो इस एरिया को यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पार करके इस साइड पहुंच जाएंगे, इस एरिया को पार करके दूसरी साइड पहुंच जाएंगे। ये एरिया एक तरीके से टोल प्लाजा की तरह, जैसे रोड पे जब हम चलते हैं, हाईवे से चलते हैं तो आपने देखा होगा टोल प्लाजा होता है। तो टोल प्लाजा से क्या होता है, गाड़ी एक तरफ से आती है दूसरी तरफ से चली जाती है। ऑफ कोर्स दूसरी साइड से वापस भी आ सकती है, बट अभी हम वापस आने की बात नहीं कर रहे। अभी हम सोच रहे हैं कि हम एक से दूसरी जगह जा रहे हैं, लेट्स से दिल्ली से आगरा, यमुना एक्सप्रेस वे। तो अब जब आप दिल्ली से आगरा जा रहे हो तो आप एक लेन में हो, तो उस लेन पे व्हीकल्स जो है वो दिल्ली से आगरा ही जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया है इससे इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन से इस एरिया को पार करके इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर वाले इलेक्ट्रॉन से इधर जा रहे हैं, इधर वाला इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। तो इस एरिया से कुछ चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज वो फ्लो कर रहा है और वो एक साइड से दूसरी साइड जा रहा है। इसका मतलब चार्जेस का फ्लो है, राइट। तो अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो उन चार्जेस के फ्लो होने की वजह से, उन चार्जेस के मोशन में आने की वजह से हम बोलते हैं क्या है, करंट। करंट इज बेसिकली व्हाट इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस बट नॉट द रैंडम फ्लो, द फ्लो ऑफ और द मूवमेंट ऑफ द चार्जेस इन सम स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो इन दिस केस अगर आप इस केस की बात करो तो इस वाले केस में जो करंट है वो कितना है, 0। क्यों? क्योंकि अगर हम यहां पर कोई बीच में एक एरिया इमेजिन करें तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन मूवमेंट की बिल्कुल रैंडम है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस वाले एरिया जो हमने बीच में दिया है, इस एरिया से कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट में जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स राइट में जा रहे हैं, कोई ऊपर से नीचे की तरफ एरिया को पार करता हुआ है, कोई नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, सब कुछ रैंडम है। तो अगर हम इस एरिया पे फोकस करें तो हम ये देखेंगे कि जो नेट चार्ज का फ्लो है इधर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट वो कुछ भी नहीं, जितना चार्जेस इधर से उधर गया कुछ टाइम में उतना ही चार्जेस इधर से उधर चला गया। तो ऐसे केस में करंट कितना होगा, 0। लेकिन यहां पर अगर फोकस करें तो हाँ, अगर हम कुछ टाइम के लिए वेट करें तो देयर इज अ मूवमेंट ऑफ नेट चार्ज फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। तो इस एरिया से होते हुए चार्जेस हैं वो फ्लो कर रहे हैं और ऐसे में हम बोलेंगे कि हाँ इसके अंदर कुछ करंट है। सो करंट, व्हाट इज करंट? करंट इज बेसिकली द मूवमेंट और फ्लो ऑफ चार्जेस अक्रॉस सम एरिया। और इसको अगर हमें मैथमेटिकली कैलकुलेट करना हो कि कितना करंट हो, ये तो डेफिनेशन वाली बात होगी, मैथ्स में तो हम कैलकुलेट भी तो करेंगे कितना करंट है, वैल्यू भी। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए बहुत ही सरल चीज, बहुत ही सिंपल। भाई ये जो वायर है इसमें जो आपने एरिया चूज किया, ठीक है। अब इस एरिया से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करते हुए इधर, ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहे हैं। तो आप क्या करो, आप टी टाइम के लिए वेट करो। सपोज करो आपने टी टाइम के लिए इसको देखा, किसको देखा? हमने टी टाइम के लिए हम देख रहे हैं कि जो चार्जेस हैं यहां से वो दूसरे एंड पे जा रहे हैं। तो आप कुछ टाइम के लिए देखते रहो और जितना चार्ज मूव किया उसको आप नोट करो। तो सपोज करो मैंने टी टाइम के लिए वेट किया और टोटल चार्ज जो इधर इस वाले एंड से, इस पार्ट से यहां तक ए से बी जो टोटल चार्जेस की मूवमेंट हुई उसको हम बोलते हैं क्यू। सो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज goes from A to B in how much time? In time t। तो मैं पूछ सकता हूं t टाइम में क्यू चार्ज
ठीक है, तो यूनिटरी मेथड से 1 यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा, Q/T, और 1 यूनिट टाइम में या 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। सो दिस करंट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, और जो चार्जेस की मूवमेंट है, मैं अभी बार-बार ये कहूंगा कि वो एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में होना जरूरी है। अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लगातार रैंडमली मूव करते रहते हैं। अगर हम लोहे की कोई चाकू लें या लोहे का हम कोई लेट्स से रॉड पकड़ लें, लोहे का कोई नट बोल्ट ले लें, तो उसके अंदर हजारों अरबों इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स है वो लगातार रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। उसके अंदर आप छोटा सा अगर एक एरिया इमेजिन करो तो उस एरिया में लगातार इलेक्ट्रॉन्स उस एरिया के क्रॉस मूव कर रहे हैं। लेकिन जब आप लोहे के चाकू को छूते हो, लोहे के या स्टील की चम्मच से खाना खाते हो, स्टील के गिलास में पानी पीते हो, गाड़ी जो है लोहे की स्टील की है उसको आप ओपन करते हो, क्या कभी बिजली का झटका लगता है? लोहे के दरवाजों को आप दिन में पता नहीं कितनी बार खोलते होंगे, कभी ऐसा हुआ कि दरवाजा खोला और एकदम से बिजली का झटका लगा? नहीं। क्यों? चार्जेस उसमें भी मूव कर रहे हैं, लेकिन वो जो मूवमेंट है वो रैंडम है, और रैंडम मूवमेंट की वजह से कभी भी बिजली का झटका लगने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप बैटरी लगा दो तो फिर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक डिजायर्ड डायरेक्शन में, किसी एक खास डायरेक्शन में मूव होने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और ऐसे अगर आप वायर को छू देते हो तो आपको हल्का फुल्का झटका महसूस होगा। तो जो घरों की बिजली की तारें हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली ना घूम के, रैंडमली ना मूव करके किसी एक खास डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स कुछ रैंडम मोशन होता है, हम कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोले बिल्कुल सीधा उसी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में चलो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसे कई बार जब स्कूल में टीचर जो होते हैं वो लाइन बनवा रहे होते हैं, बोलते हैं लाइन में चलो, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं वो तो लाइन में चलने लगते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लाइन तोड़ के जाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, सबको हम बिल्कुल एक ही स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करा सकते, उनका थोड़ा बहुत रैंडम मोशन रह जाएगा। लेकिन उस रैंडम मोशन होने के बावजूद भी वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी एक खास डायरेक्शन में मूव करेंगे, और जब ऐसा होता है तब हम बोलते हैं कि करंट होगा, व्हिच इज द मूवमेंट और फ्लो ऑफ चार्जेस। और करंट कितना मेजर, कैसे मेजर कर सकते हैं? आप कुछ समय के लिए वेट करो और आप ये देखो कि कितना चार्ज है वो एक एंड से दूसरे एंड तक चला गया, और जो चार्ज की वैल्यू मूव, जितना चार्ज का अमाउंट मूव किया उस अमाउंट को आप t टाइम से डिवाइड कर दो, तो जो Q/T होगा वो करंट है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट क्या होगी, तो जो चार्ज की ऐसा यूनिट होती है वो होती है कूलम, और जो टाइम है वो है सेकंड। तो जो ऐसा यूनिट करंट की बनेगी वो क्या होगी, कूलम पर सेकंड। लेकिन कूलम पर सेकंड कोई नहीं बोलता, एक बहुत ही महान साइंटिस्ट हेनरी मैरी एम्पियर, जिन्होंने करंट और इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज्यादा काम किया, उनको ऑनर देने के लिए जो करंट की यूनिट है वो क्या है, एम्पियर। So this coulomb per second is also called ampere. Okay. अब जो एम्पियर है वो करंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये जो करंट की हम यूनिट बोल रहे हैं एम्पियर, एक एम्पियर का क्या मतलब होगा? अगर हम चाहते हैं करंट 1 एम्पियर हो, इसका मतलब एक कूलम जो चार्ज है वो किसी एरिया से फ्लो करेगा, कितने में, 1 सेकंड। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम A to B इन 1 सेकंड, तो हम बोलेंगे कि जो करंट है वो कितना है, 1 एम्पियर। अब ये जो 1 एम्पियर करंट है बहुत ज्यादा वैल्यू करंट है, 0.1 और उससे भी कम करंट जब हमें झटका लगता है उससे भी कम एम्पियर का, 0.01 एम्पियर का या 0.1 एम्पियर का, तो जो दिल का धड़कन है वो बंद हो जाता है। या अगर बहुत तेज
मिली एम्पियर्स में भी करंट हो, कम करंट हो, उनका भी झटका होता है, वो बहुत तेज होता है। ठीक है, तो जो हमारे मोबाइल फोन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, रेडियोस हैं, उनमें जो करंट होता है वो इतना नहीं फ्लो करता, 1 एम्पियर, उतने में तो जल जाएगा सारा सर्किट। जो करंट होता है सर्किट्स में नॉर्मली वो कम होता है, और इसके लिए हम फिर क्या करते हैं, कुछ करंट की छोटी यूनिट्स भी हैं, जैसे लेंथ है, मीटर, वो बड़ी यूनिट है, लेकिन उससे छोटी यूनिट्स हमने क्या बना दी, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, तो उनको हम, अब कोई पेपर पे अगर सर्कल ड्रॉ करना हो ज्योमेट्री में, तो मीटर से थोड़ा ड्रॉ करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम कोई सर्किट वगैरह में काम कर रहे होते हैं, तो जो करंट होता है वो एम्पियर्स में नहीं होता, उसकी वैल्यू काफी कम है। ठीक है, तो छोटी यूनिट्स भी होती हैं, एक होती है मिली एम्पियर। अगर ये ऐसा स्मॉल एम है और उसके साथ के है, इसका मतलब मिली एम्पियर है, और 1 मिली एम्पियर का मतलब क्या है, 1 एम्पियर का 1000वां हिस्सा, या इसको ऐसे लिखे तो 10 की पावर -3 एम्पियर। इससे भी छोटे करंट्स हैं वो पॉसिबल है, मिली एम्पियर भी बहुत बड़ी यूनिट है अपने आप में। ठीक है, तो कई बार इससे भी छोटे करंट्स होते हैं, तो वो उसके लिए हम ऐसा बढ़ाते हैं, इसको हम पढ़ते हैं म्यू, ग्रीक सिंबल है म्यू, और इसको हम पढ़ते हैं क्या है, माइक्रो। तो ये जो होगा ये होगा माइक्रो एम्पियर, और माइक्रो का मतलब क्या होगा, 10 की पावर -6 एम्पियर। और माइक्रो एम्पियर भी कई बार बड़ा करंट होता है, इससे छोटे करंट्स भी पॉसिबल होते हैं सिचुएशन, तो वो उससे छोटा अगर है तो ये n आ जाता है, और ये जो स्मॉल n होता है इसको हम पढ़ते हैं नैनो। नैनो एम्पियर मतलब 10 टू द पावर -9 एम्पियर। ओके, तो मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर, ये कई बार यूनिट्स हैं जो करंट्स की यूजफुल होती हैं, और मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर से एम्पियर में कैसे जाना, जो कि हमारी एसआई यूनिट है, उसके लिए ये रिलेशंस। ठीक है, तो करंट की डेफिनेशन पे आज हम यहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, अगली बार हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही है, तो कौन सी चीज है जो इनको एक डिजायर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक मेटल के पीस में तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडमली मूव करते हैं, लेकिन अगर हम बैटरी से वायर को अटैच कर दें तो उसके अंदर करंट बनता है। इसका मतलब बैटरी लगाने से, बैटरी के आने से सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक खास डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, और जो बैटरी जो है, जो हम बोलते हैं कि बैटरी 1.5 वोल्ट की है, बैटरी जो है वो 2 वोल्ट की है, 6 वोल्ट की है, तो इसका वोल्ट का क्या